जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रोल्स रॉयस भारत के नए जेट इंजन की कोर तैयार कर सकती है 2030 तक। ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि भारतीय वायुसेना की सर्विस में मौजूद हैं सभी 36 रफाल फाइटर्स। अब T-72 मेन बैटल टैंक्स बनेंगे रोबोटिक टैंक्स। और IIT रोबोट भारतीय सेना के लिए विकसित कर रही है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और ऑटोनॉमस कॉम्बैट व्हीकल्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंच फर्म सैफरन के अलावा यूके फर्म रोल्स रॉयस ने भी भारत को उसके स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम के लिए अपना ऑफर पेश किया था। तो अभी हाल ही में द प्रिंट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रोल्स रॉयस के टॉप ऑफिशियल मिस्टर शशि मुकुंद ने इसी जेट इंजन वाले ऑफर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा करी हैं। जैसे कि उनका ये कहना है कि रोल्स रॉयस का भारत के लिए जेट इंजन का जो फाइनल ऑफर है तो उसमें स्पेसिफिक टाइमलाइंस को भी मेंशन किया गया है, और जिसमें रोल्स रॉयस का कहना है कि अगर भारत उनके साथ जेट इंजन प्रोग्राम में आगे बढ़ता है तो फिर 120 किलो न्यूटन प्लस वाले फाइटर जेट इंजन का जो कोर है वो 2030 तक तैयार हो जाएगा, और जो पहली फ्लाइट है वो 2034 तक और प्रोडक्शन 2036 तक। और ये कंडीशन तब है जब ये कॉन्ट्रैक्ट 2026 के अंत में साइन हो जाए। और फ्रेंच फर्म सैफरन के अगेंस्ट ये यूके फर्म रोल्स रॉयस की एक बहुत ही एग्रेसिव पिच है, और जिसमें वे एक फुल स्पेक्ट्रम प्रपल्शन इकोसिस्टम भारत में क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें इंजन की डिज़ाइन से लेकर उसके डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल और भविष्य के अपग्रेड्स, ये सभी कुछ शामिल रहे। और उनका ये कहना है कि अगर भारत रोल्स रॉयस के साथ आगे बढ़ता है तो वे 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देंगे, और साथ ही साथ जो IP राइट्स होंगे वो भी भारत के पास ही रहेगा। और उनका तो ये भी कहना था कि दुनिया में केवल 3 ही जेन्युइन एरो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनमें से 2 US में हैं और तीसरे हम यानी कि रोल्स रॉयस है। और उनका ये जो आर्ग्यूमेंट है वो इस बात पर आधारित है कि ये जो तीनों इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, 2 US के और तीसरे ये रोल्स रॉयस, तो इन्होंने लगातार खुद से ही मल्टीपल इंजन्स को विकसित किया है और उनकी एक प्रूवन हिस्ट्री है। और द प्रिंट की रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से इस बात को मेंशन किया गया है कि अगर भारत का जो ये नया जेट इंजन प्रोग्राम है तो इसमें और अधिक डिले होता है तो फिर निश्चित रूप से ये US फर्म GE के F414 जेट इंजन्स के एडिशनल ऑर्डर्स वाले मामले को और मजबूत कर देगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि US के मामले में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और IP राइट्स, ये सब चीज़ें तो आप भूल ही जाओ, और जो एक्स्ट्रा कंडीशंस आएंगी वो अलग है। बाकी रोल्स रॉयस के ऑफिशियल कहना है कि हम भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम हर वो चीज़ भारत में भी करें जो हम अपनी होम मार्केट्स में करते हैं। और वे भारत को अपना 4th ग्लोबल प्रिपरेशन हब बनाना चाहते हैं UK, US और जर्मनी के बाद, जो कि मिलिट्री, सिविल एरोस्पेस, नेवल प्रिपरेशन, लैंड सिस्टम, पावर सॉल्यूशंस, इन सब को सपोर्ट करता है। बाकी उनका आइडिया यह है कि एक नए इंजन की डिज़ाइन हम यहाँ पे करें, उसको डेवलप करें, उसका प्रोटोटाइप बनाएं और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी यहाँ पे सेटअप करें, और फिर उसके बाद MRO फैसिलिटी और साथ ही साथ लाइफ एक्सटेंशन, आफ्टर केयर और उसके बियॉन्ड, इन सब चीज़ को भी यहाँ पे कंप्लीट करें। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आपके विचार में UK की रोल्स रॉयस या फ्रांस की सैफरन, इनमें से किसके साथ भारत को अपना जेट इंजन प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। बस ये बात ध्यान रहे कि जब भी इस तरह की डिफेंस डील्स की बात आती है तो उसमें केवल डील्स ही नहीं होती बल्कि जियोपॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और जो कि समय समय पर डील्स की कंडीशंस को भी बदलते रहता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान है उसने एक प्रोपेगेंडा और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू किया था, और जिसमें AI फुटेज का इस्तेमाल करके वो कुछ ऐसा दावा करने का प्रयास कर रहा था कि उनके नंबर 1 एयरफोर्स ने भारत के मल्टीपल रफाल फाइटर्स को शॉट डाउन किए। हालांकि पाकिस्तान के उन सभी फर्जी दावों को बस्ट कर दिया गया था, और अभी भी उसकी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो कि उसको साबित करते हो। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि भारतीय वायुसेना ने एक RFP जारी करी है जो कि उनके 36 रफाल फाइटर्स की फ्लीट के लिए ब्रिज सपोर्ट के लिए है। और इस RFP का डॉक्यूमेंट भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन किया गया कि भारतीय वायुसेना जो कि 36 रफाल फाइटर्स की फ्लीट को ऑपरेट कर रही है, और इसी के लिए ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो RFP है वो जारी की गई है। और इस डॉक्यूमेंट में सितंबर 2026 के बियॉन्ड भी भारत की जो 36 रफाल फाइटर्स की फ्लीट है उसको सस्टेन रखने के लिए मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल सपोर्ट, इन सब की मांग की गई है। और 5 महीने के सपोर्ट पीरियड के दौरान लगभग 2250 फ्लाइंग आवर्स की योजना भी बनाई गई है। और इस ब्रिज सपोर्ट अरेंजमेंट का मेन पर्पस है इस बात को सुनिश्चित करना कि जब तक लंबे समय के लिए सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हो जाता तब तक जो कामकाज है वो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो अभी ऑफिशियली भी कंफर्म हो गया है कि भारतीय वायुसेना की सर्विस में अभी भी 36 रफाल फाइटर्स ऑपरेट हो रहे हैं। अब पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स ने रफाल समझ के जिसको गिराया है, तो हम तो पाकिस्तान को एडवाइस देंगे कि एक बार अपने घर में चेक कर लो, एक आधा एयरक्राफ्ट कम तो नहीं हो गए। बाकी एक अपडेट यह है कि होवर इट ने एक बार फिर से अपने दिव्यास्त्र मार्क 1 के ट्रायल्स की एक नई वीडियो रिलीज़ करी है, जो कि +55 डिग्री सेल्सियस में उड़ान भरते हुए दिख रहा है। और दिव्यास्त्र मार्क 1 भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसने इसी महीने जोधपुर में अपने ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को भी सफलतापूर्वक कंप्लीट किया था, और जिसमें व्हीकल माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से इसके मल्टीपल लॉन्चेस कंडक्ट किए गए थे।
और इसे 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर में हाई विंड्स में टेस्ट किया गया है। वहीं इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारतीय सेना के यूजीवी ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए एक्जिकॉम टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया जो उनका टैक्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जिसका नाम है कॉका 2, तो उसे भारतीय सेना के ट्रायल्स में वैलिडेट किया गया है। और ये जो सिस्टम है ये 5 से 15 किलोमीटर से के डिस्टेंस में एक बहुत ही सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन को ऑफर करता है। और यूजीवी के ऊपर माउंट करके इसके हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स की वीडियोस भी शेयर की गई हैं। और ये सिस्टम डिफिकल्ट इन्वायरमेंट्स में भी सिक्योर तरीके से वॉइस, वीडियो और डेटा कम्युनिकेशन कर सकता है। यानी कि ऐसी जगहों पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे एक नॉर्मल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। और इसे विशेष रूप से यूएवीज, अनमैन्ड सिस्टम्स, एयरबॉर्न डेटा लिंक्स, मैरीटाइम ऑपरेशंस, टैक्टिकल मिलिट्री नेटवर्क, सर्विलेंस मिशंस और एक अर्बन और एक नॉन लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईआईटी रोपड़ को आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड से 2 परियोजनाएं मिली हैं जिनकी कंबाइंड वैल्यू लगभग ₹120 करोड़ है। और ये प्रोजेक्ट्स 27th आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड साइकिल के अंडर दिए गए जिसमें ऑटोनॉमस आर्मर्ड व्हीकल्स को विकसित करने से लेकर भारतीय सेना के लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को भी विकसित करना मुख्य रूप से शामिल रहेगा। और रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, फोटोनिक्स और लेजर टेक्नोलॉजीज में आईआईटी रोपड़ की एक्सपर्टीज को देखते हुए ही इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के लिए आईआईटी रोपड़ को ही चुना गया है। इसमें से जो ऑटोनॉमस आर्मर्ड व्हीकल वाली परियोजना है उसके तहत नेक्स्ट जनरेशन के कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने का उद्देश्य है जो कि कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ ऑपरेट करने में सक्षम रहें। और ये सिस्टम्स नेविगेशन, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, एक बैटलफील्ड डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करते समय इससे हमारे सोल्जर्स के लिए जो रिस्क है वो भी कम से कम रहेगा। वहीं जो दूसरी परियोजना है उसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को विकसित किया जाएगा जो कि थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाईली फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बीम्स इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि CISF दिल्ली में डेटा फ्यूजन सेंटर को क्रिएट करने की योजना बना रही है और जो कि देश भर के प्रमुख एयरपोर्ट से फेशियल रिकॉग्निशन डेटा को इसमें इंटीग्रेट करेगा। और फिलहाल अब इस प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का विचार चल रहा है। और इसी योजना के तहत CISF के सिक्योरिटी कवर के अंदर आने वाले लगभग 1.5 लाख CCTVs की जो यूनिट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है और इतने सारे कैमरास को आपस में लिंक करने से जो सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस किया जाएगा। बाकी अभी कुछ ही समय पहले जो रिपोर्ट्स आई थी कि भारतीय सेना के जो T-72 मेन बैटल टैंक्स हैं तो उनको रिटायर करने के बजाय उन्हें अब एक अनमैन्ड व्हीकल में कन्वर्ट करने की योजना चल रही है जिससे इन टैंक्स की जो एज है वो 15 से 20 साल और बढ़ जाएगी। यानी कि 2045 से 2050 तक ये लगभग ऑपरेट करते रहेंगे। लेकिन फ़र्क ये होगा कि इस बार ये अनमैन्ड तरीके से करेंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इस निर्णय के पीछे की जो सोच है वो ये है कि भविष्य में जहाँ पे सोल्जर्स की जान का जोखिम सबसे ज़्यादा होगा तो वहाँ इन बिना इंसानों वाले यानी कि इन अनमैन्ड टैंक्स को आगे किया जाएगा और जो कि T-90 टैंक्स और भविष्य के FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ मिलकर काम करेंगे। यानी कि यहाँ पे मैन अनमैन टीमिंग वाले कॉन्सेप्ट की बात की गई है। और बताया जा रहा है कि इस टैंक को अनमैन कैपेबिलिटी देने के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। राजस्थान ATS ने एक महिला को गिरफ्तार किया है और जिसके लिंक पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठन जैश के साथ पाए गए हैं जो कि संभावित रूप से जयपुर में जैश के स्लीपर सेल की तरह ऑपरेट कर रही थी। और ये गिरफ्तारी मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले इनपुट्स के आधार पर की गई है जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन को लॉन्च किया था और जो सस्पेक्ट है उसको पूछताछ के लिए डिटेन किया है। इस महिला की पहचान बबीबा धाकड़ के तौर पर हुई है और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला ने ऑनलाइन कलमा पढ़कर इस्लाम अपना लिया था और फिर बाद में खदीजा नाम रख लिया था। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उनके धर्म परिवर्तन से जुड़ी परिस्थितियों की भी जांच कर रहे हैं और ये भी पता लगा रहे हैं कि क्या इसका संबंध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें रिक्रूट करने की आतंकी गुर्गों की कोशिश था या नहीं। चाइना की तरफ से पहली बार उनकी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल के लॉन्च की वीडियो रिलीज की गई है जिसे DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट भी माना जाता है। हालांकि इस मिसाइल की जो स्पेसिफिकेशंस है उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों ही तरह के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है और इसकी रेंज लगभग 4000 किलोमीटर्स की है। और चाइना की जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ आती है जो कि मैक 5+ तक की रफ्तार को अचीव करने में सक्षम है। इसके अलावा CNN की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष अप्रैल में जो ईरान के ऊपर US के एक F-15A स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया गया था तो इस एयरक्राफ्ट के पायलट ने इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को ये बताया है कि जब वो ईरान के ऊपर ऑपरेट कर रहा था तो तब उसने ईरानियन ड्रोन्स के एक बहुत ही स्ट्रेंज जेलीफिश लाइक फॉर्मेशन को देखा था, वो भी ठीक उसके एयरक्राफ्ट के शॉट डाउन होने से पहले। और CNN की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कहा गया कि संभावित रूप से ईरान के वो जो ड्रोन्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड स्वार्म में ऑपरेट कर रहे थे जिसमें बड़े साइज़ के जो ड्रोन्स हैं वो आसपास के छोटे ड्रोन से साथ कनेक्टेड थे और जो कि जेलीफिश के जैसा दिख रहा होगा।
और पायलट ने खुद इस बात को डिस्क्राइब किया है कि उसने मल्टीपल ड्रोन्स को एक सिंगल सिस्टम की तरह एक साथ मूव करते हुए देखा था, ना कि किसी इंडिविजुअल यूएवीज की तरह। और अब जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स है वो इस बात को एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या ये फॉर्मेशन ईरान की उस अननोन ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को दिखाता है जिसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। और अगर ये कंफर्म होता है तो ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि ईरान ने बेहद ही एडवांस्ड ड्रोन स्वार्म टैक्टिक्स को विकसित किया है और अपने एयर डिफेंस और एंटी एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जो ईरान है वो संभावित रूप से इस तरह के नेटवर्क ड्रोन फॉर्मेशंस में लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक और अपडेट है कि भारत की कानपुर बेस्ड MKU लिमिटेड अब जकार्ता बेस्ड रिपब्लिक कॉर्प के साथ एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप करना चाह रही है, जिसका उद्देश्य है कि इंडोनेशिया में ही MKU के जो नाइट विजन डिवाइसेज हैं उनका प्रोडक्शन किया जाए और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए इन दोनों कंपनीज ने 15 जून को एक MOU भी साइन किया है और जो एग्रीमेंट है वो पेरिस के डिफेंस एग्जीबिशन में अनाउंस किया गया था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP मोहम्मद आयूब पंडित ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2006 में पुलवामा में अपने अदब में साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन शशि भूषण सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत का कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम कौन से वर्ष में शुरू हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।